नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोक प्रशासन प्रश्न पत्र में नवीन अध्याय नेतृत्व, जिसको अंग्रेजी में लीडरशिप भी कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासन में नेतृत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह नेतृत्व का ही गुण है जो किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए पीटर ड्रकन। उनका कहना है कि प्रशासक जो प्रशासन में नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, एक प्रशासनिक संगठन के मूल परंतु दुर्लभ साधन होते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं की अधिकांश असफलताएं उनमें प्रभावी नेतृत्व के अभाव के कारण ही हुई है। वस्तुतः नेतृत्व का कोई स्थापन सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब हम पहले देखते हैं कि नेतृत्व किसे कहते हैं। नेतृत्व की अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं को हम देखते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी ने यह परिभाषा दी है कि नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। तो जॉर्ज टेरी कहते हैं कि ये एक योग्यता है जिसके माध्यम से कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित किया जाता है। दूसरी और प्रमुख परिभाषा हम लेते हैं आर्डवे टीड के अनुसार। आर्डवे टीड के अनुसार नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है, विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक प्रकार से टीड का कहना है नेतृत्व एक तरह से गुण है जिसको रखने पर वो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करने या काम लेने के योग्य हो जाता है, जिस उसके प्रभाव में अन्य लोग स्वेच्छा से काम करने लग जाते हैं। तो इन दो परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेतृत्व को दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि नेतृत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय शोध बोर्ड ने नेतृत्व को 5 भागों में बांटा है। पहला है नौकरशाह। ऐसा नेता केवल निर्धारित दिनचर्या से चिपका रहता है, अपने वरिष्ठ को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तथा अधीनस्थों की उपेक्षा करता है। अधीनस्थ ऐसे नेता के प्रति उदासीनता एवं अवज्ञा का भाव रखते हैं। दूसरा प्रकार है तानाशाह या अधिनायक। ऐसा नेता निर्देशक होता है और सम्मान की अपेक्षा करता है। ऐसे नेता के अधीनस्थ विरोधी हो जाते हैं एवं स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तीसरा है कूटनीतिज्ञ। ऐसा नेता अवसरवादी होता है और लोगों का शोषण करता है, उसमें लोगों का विश्वास नहीं रहता। चौथा है विशेषज्ञ। ऐसा नेता अपने क्षेत्र से ही संबंधित होता है, ये अपने अधीनस्थों के साथ सहयोग के रूप में व्यवहार करता है, उसके सहकर्मी उसका आदर करते हैं परंतु वे किसी परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। पांचवा प्रकार है सहभागी। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे उसके वरिष्ठ अधिकारी उससे अप्रसन्न क्यों ना हो जाएं। इसके बाद टेरी नाम के व्यक्ति ने नेतृत्व के 6 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, आदेशात्मक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, पैतृकवादी नेतृत्व तथा स्थानीय नेतृत्व। एक और विद्वान है मेरी पार्कर फॉलेट। इन्होंने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए। पद आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व, कार्य आधारित नेतृत्व। अब जो पहला है पद आधारित नेतृत्व, उसका आधार होता है सत्ता। व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व नेता के सम्मोहक व्यक्तित्व पर आधारित होता है। फॉलेट का विचार था कि
यद्यपि व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व सदैव विद्यमान रहेगा, किंतु श्रेष्ठ रूप से प्रबंधित संगठन वही होंगे जो कार्य या ज्ञान नेतृत्व के महत्व देंगे। उपयुक्त आधार पर सामान्यतः नेतृत्व जो अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं, नेतृत्व को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है अधिकारीय नेतृत्व। यह एक ऐसा नेतृत्व है जिसके अंतर्गत अनुयायी भयवश कार्य करते हैं। अधीनस्थ वही कार्य करते हैं जिसे करने के लिए कहा जाता है। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों में दंड की भावना भर देता है, जिससे लोगों में नौकरी के छूटने, पदोन्नति, मजदूरी में कमी आदि का भय बना रहता है। अस्थायी उपाय के रूप में ऐसे नेतृत्व से कुछ समय के लिए अपेक्षित परिणाम तो प्राप्त हो जाते हैं, परंतु दीर्घ काल में ऐसा नेतृत्व असफल हो जाता है, क्योंकि इससे अनुयायियों में असंतोष बना रहता है। दूसरा नेतृत्व होता है स्वेच्छाचारी नेतृत्व। स्वेच्छाचारी नेतृत्व अधिनायकवादी नेतृत्व से इस अर्थ में भिन्न है कि ये अपने अधीनस्थों की आवश्यकता को संतुष्ट करने के अवसर प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। यदि उसके अधीनस्थ उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, परंतु इस प्रकार का नेता संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखता है तथा समस्त शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार उसी में केंद्रित होता है। ऐसा नेता निर्णय प्रक्रिया में अपने अधीनस्थ की भागीदारी की अनुमति नहीं देता है और इस बात को भी सहन नहीं करता कि उसके अनुयायी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत अनुयायी पूर्णतः अपने नेता पर ही निर्भर करते हैं तथा लक्ष्यों और अंतिम उद्देश्य से अनभिज्ञ होते हैं। नेता ही ऐसे निर्णय लेता है जो वह अपने अधीनस्थों के हित में सर्वोत्तम समझता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी इच्छा को निर्णय के रूप में अधीनस्थों पर थोप देता है। ऐसे नेतृत्व से अपेक्षित परिणाम तो प्राप्त हो जाते हैं, परंतु इसमें सबसे अधिक गंभीर दोष यह है कि जब तक नेतृत्व अच्छा होगा तब तक तो अनुयायियों के हितों की सुरक्षा होगी, और नेता कमजोर और अकुशल होगा तो उसके अनुयायी भी हीन और अकुशल बने रहेंगे। अब तीसरा प्रकार नेतृत्व का आता है स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। यह एक प्रकार का नेतृत्व है जिसमें नेता अपने अनुयायियों और अधीनस्थों के साथ संपर्क नहीं रखता और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्वयं निर्णय लेने के अवसर प्रदान करता है। वास्तव में अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सौंप दिए जाते हैं। ऐसा नेता मार्गदर्शन नहीं करता, इस प्रकार वह आज्ञा देने के अयोग्य होता है। वह संपूर्ण प्रयास में शायद ही अपना योगदान देता है। फलतः संपूर्ण संगठन में अव्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि यह व्यक्तियों को विभिन्न दिशाओं में कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसा नेतृत्व उसी स्थिति में सफल हो सकता है जबकि अधीनस्थ पूर्णतः समझदार तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो। यही कारण है कि इस प्रकार का नेतृत्व कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सफल हो सकता है। सामान्य रूप से इस प्रकार के नेतृत्व को अपनाने का सुझाव नहीं दिया जा सकता। चतुर्थ एवं अंतिम नेतृत्व का प्रकार है लोकतांत्रिक नेतृत्व। लोकतांत्रिक विचारों वाला नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो समूह के साथ विचार विमर्श करके नीतियों का निर्माण करता है। इस प्रकार के नेतृत्व की अवधारणा का अधिकार तथा निर्णयन के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अर्थात इस प्रकार का नेता अधिकारों तथा निर्णय को विकेंद्रीकृत करता है, अपने अनुयायियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है। एक लोकतांत्रिक नेता अपने अनुयायियों को एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा समूह के सदस्यों की निपुणताओं और योग्यताओं को पूरा लाभ उठाता है। वस्तुतः वह एक वाद्य मंडल है, न कि एक व्यक्ति वाले बैंड के निर्देशक के रूप में काम करता है।
और वो ये महसूस करता है कि उसका कार्य अपने कर्मचारियों के सहयोगशील कार्य को समन्वित करना है। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझता है और उनके साथ दया एवं निष्ठापूर्वक व्यवहार करता है। ऐसे नेता को कर्मचारी केंद्रित न कि कार्य केंद्रित नेता कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेतृत्व के 4 प्रमुख प्रकार हमने देखे हैं। अधिनायक नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व, स्वच्छंदतावादी नेतृत्व और लोकतांत्रिक नेतृत्व। धन्यवाद।